जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए रुक्मणी पब्लिकेशन बुक यानी प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज 9 लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपकी BSSC CGL और BSSC इंटर लेवल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74(1). ठीक है, अनुच्छेद 74(1). और ध्यान दीजिए अनुच्छेद 77 जो है उसके अनुसार भारत के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले कामों में नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है या किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है यह अमेरिका देश से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 का बी, राज्य वित्त आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। और यह सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा वर्ष 1972 में 5वीं योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया और इसका आधार रोजगार प्रदान था। तो इस योजना अवधि में देश में आपातकाल 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, मैडम कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई 1907 में, और याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1993 में। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ठीक है, विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय कार्यों की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी यानी 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कौन हैं यानी कौन होते हैं? तो देखिए, पंचायत समिति के सदस्य यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर यानी ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य महाराष्ट्र है। और भारत में नारियल उत्पादन में प्रमुख स्थान केरल का है। और छोटी इलायची का मुख्य उत्पादन जो होता है उत्पादक राज्य केरल है। और भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम है। और याद रखिएगा तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। और भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होती है।
और भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है, इसको भी याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट, यहाँ पर नहीं है, सॉरी मैं आगे आ गया हूँ, यहाँ आएगा, हाँ यहाँ होगा। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम बताना है, तो हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की तिथि पद्धति जो है वो C14 के आधार पर 2350 से 1750 BC मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख है, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषदों के लिए। ठीक है। वेदांत का अर्थ वेदों का अंत अर्थात वेदों के मूल भाव का टीकाकरण द्वारा समझा गया है, जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान यानी असीम ज्ञान, और उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 8 सितंबर को। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए 10 सितंबर को जो है वो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय अभियंता दिवस, याद रखिएगा। और 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है। चाय की खेती भारत में 1835 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। और कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, और कॉफ़ी जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, और विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य ब्राज़ील है, इसको याद रखिएगा। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी चाय और कॉफ़ी की खेती किया जाता है। चलिए अगला है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ना की फसल को तैयार होने में 12 महीने लगते हैं, और इसके लिए आपको 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के गन्ना में मिठास अधिक होती है, और गन्ना से चीनी बनाने के बाद बचे शेष भाग से कागज, कूट आदि तैयार किया जाता है, यानी खोई से। और गन्ना से चीनी बनाने के क्रम में अवशिष्ट पदार्थ का अल्कोहल उद्योग में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खांसी है दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ आप लोगों को अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो देखिए, मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। मक्का खरीफ फसल है। सरसों, जौ और गेहूँ रबी फसल है। अगला सवाल है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो देखिए, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक आपका पृथ्वीराज चौहान 3 है, याद रखिएगा। और पृथ्वीराज चौहान 3 को राय पिथौरा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने ए बंदगान विभाग की स्थापना की, और फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम था, याद रखिएगा। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो मैसूर राज्य ने।
मैसूर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की और सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, याद रखिएगा। और सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं BSSC एग्जाम टेस्ट सीरीज 9। चलिए सवाल है 26 नंबर कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 23 अगस्त 2023। चलिए 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। चलिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो एक मिनट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2023 तक। चलिए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो आपका संबंधित है बैडमिंटन से। याद रखिएगा नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी याद रखिए कि भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। चलिए जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यानी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जून 2023 में रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि तपन कुमार IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का वर्तमान प्रमुख है। ठीक है, और रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से हैं। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून में है। जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का बी, भूविक्षेपी पवन यानी जियोट्रॉपिक विंड्स। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। और याद रखिएगा कि व्यापारिक पवन जो होता है वो अस्थायी पवन होता है। चलिए भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं आपके BS मिन्हास। कौन है? BS मिन्हास, याद रखिएगा। और द पाथ टू पावर पुस्तक मार्गरेट थैचर ने लिखी थी, याद रखिएगा। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका ऑप्शन डी, वाशिंगटन यानी DC में। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। शतरंज, और याद रखिएगा शतरंज खिलाड़ी टी गुकेश ने हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग में
विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। चलिए 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है कि अजब टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता, इसको याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजय लक्ष्मी। चलिए सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था, कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? देखिए सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। ठीक है, सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। और चिश्ती संप्रदाय, याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय भी एक है भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर अपना संप्रदाय शुरू किया, याद रखिएगा इसको। चलिए आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न, एक मिनट, इसमें सब हो जाएगा, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है, कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अष्टछाप की स्थापना जो है वो किया गया था आपका आचार्य विठल नाथ के द्वारा। ठीक है, बिहार से उड़ीसा झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड, ऑप्शन सी 1936 को उड़ीसा, 2000 ईस्वी में झारखंड। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे और ये परमार वंश से संबंध रखते थे, इसको भी याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, चलिए, और वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्यागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिवहर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का जिला कैमूर है, जो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो, ठीक है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी कितने समय बाद? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 भाग होगा। चलिए देखते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता जो होती है वो होती है आपका ऑप्शन बी, CaHCO3 के कारण। चलिए भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माया। ठीक है,
भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया नामक एक नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का विषय फैसला किया है। माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु जो है ना, वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है आपका डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज, याद रखिएगा। और इंसुलिन अग्नाशय के भाग लेगरहंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन की जो खोज है वो आपका बेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है और रुधिर संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा, रुधिर यानी ब्लड। अगला है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस यानी 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, याद रखिएगा। और जल का आंतरिक बिंदु जो है 273.16 के है। क्या है? 273.16 के, इसको भी याद रखिएगा। और जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो है 4.200 जे जूल के जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एक मिनट, हाँ, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो देखिए, स्तनधारी इसमें मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है आपका अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, अरसू गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, इसका अरसू गैस का सूत्र होगा आपका CCl3NO2, याद रखिएगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक लिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसकी चमक कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव के नेत्र के संबंध में, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये कथन सही है। और नेत्र लेंस जो है पुतली के पीछे यानी आइरिस के पीछे होता है, ये भी कथन सही है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से 62 नंबर सवाल बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस सूचकांक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चाइना रोज। चाइना रोज संकेतक के साथ हरा रंग देता है। चाइना रोज को उड़हुल, गुड़हल या जवा कुसुम नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो होता है जिसको मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, मिथोमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन हो जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। और जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 45 mg/लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका +5। ठीक है, कैसे सो देख लीजिए। Mg क्या लिखा है? Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या।
अब यहाँ क्या करना है, 2 गुना 2 प्लस 2x प्लस 7 गुना माइनस 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 4 प्लस 2x माइनस 14। अब इसमें घटा देंगे इसको, 14 में से इसको, तो आ जाएगा 2x बराबर 10। अब जब काटेंगे इससे 2 को तो आ जाएगा 5, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 0.0005 जूल। चलिए याद रखिए इसको। सबसे पहले है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है। ठीक है। दूसरा सवाल कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है और प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक होता है। और प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, और उच्च वल्कनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है और प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। निम्नलिखित में से कौन एक साधारण अस्थायी ऊतक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मृदु तक। ठीक है, यानी पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा एक साधारण स्थायी ऊतक है और पेरेनकाइमा पादपों के घाव भरने का कार्य करता है। पेरेनकाइमा पौधों के कोमल भाग जैसे पत्ती, फूल, फल आदि में पाया जाता है और दारू यानी जाइलम जो है पौधों में जल संवाहक ऊतक होता है, इसको याद रखिएगा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखता है, लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो यह काला दिखेगा। कैसे दिखेगा, काला, यानी प्रकाश जिस रंग का परावर्तन करता है उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकलस मोरले प्रयोग आधार बना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इथर परिकल्पना के पतन का। मोरले प्रयोग इथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। चलिए अंतिम सवाल आपके लिए, नहीं अभी अंतिम अभी नहीं हुआ है। हाँ, एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है या दोनों दिशा में चालन करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक, केवल एक दिशा में चालन करता है। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है, याद रखिएगा। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो यह क्या है, देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्या होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।